गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम सवाल तमारा में। आज हमारे सामने बैठे हैं प्रसिद्ध गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर काजल मांगूकिया, जिनसे हम अपने कुछ क्वेरीज जो हमारे कमेंट बॉक्स में आए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। गुड मॉर्निंग मैम। मैम, हमारे कुछ व्यूअर्स के स्पेशल क्वेश्चंस हैं जो छोटे छोटे उनको माइंड में क्वेरीज रहती हैं। तो हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने बोला है कि प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए, और स्पेशली उनके माइंड में क्वेरी आई है कि बड़े लोग कहते हैं कि पालक अगर हम खाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान तो जब डिलीवरी होती है तो बच्चे को पालक की वजह से कुछ बीमारियां पैदा हो जाती हैं। ओके, सो पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है और शायद काफ़ी लोगों के माइंड में ऐसे सब क्वेरीज रहेंगे। सो प्रेगनेंसी के दौरान क्या खाना चाहिए आपको, तो इसके ऊपर हमारा स्पेशली एक वीडियो है जिसमें बहुत ही डिटेल में विस्तारित रूप से हमने समझाया है कि प्रेगनेंसी में कैसा आहार होना चाहिए। हमारे डाइटिशियन के साथ ये वीडियो बनाया गया है, सो वह भी आप देख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए कि प्रेगनेंसी में जो फर्स्ट 3 मंथ्स है आपका, उसमें आपका जो डाइट है उसमें थोड़ा जो शुगर रहता है वो शुगर इंटेक थोड़ा होना चाहिए। हालांकि एकदम कम्प्लीटली शुगर ऑफ नहीं करना है, और सॉल्ट एंड शुगर जो है वह अगर थोड़ा थोड़े मात्रा में रखेंगे तो आपके नौशिया वॉमिटिंग वगैरह कम हो जाएगा। और दूसरा है कि आपको मिल्क प्रोडक्ट्स, काफ़ी बार हमने देखा है कि पेशेंट को मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की वजह से गैस्ट्राइटिस वगैरह होते हैं, नौशिया वॉमिटिंग का रिस्क बढ़ जाता है। और मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो पेशेंट करते हैं कि वॉमिटिंग की वजह से वह खाना अवॉइड करते हैं। जब भी आप खाना अवॉइड करते हो तो आपके जो गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह है उसकी जो सिक्रीशंस वगैरह है वो बढ़ जाती हैं, यानी कि एसिडिटी का प्रॉब्लम हम जो बोलते हैं कि एसिडिटी हो गई है, ढकार आती है। तो इस वजह से यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको स्मॉल फ्रीक्वेंसी में लेना है, यानी कि 1-1.5 घंटा हुआ आपने जैसे 1 गिलास नारियल पानी पी लिया, वापस 1-1.5 घंटे के बाद आपने दूसरा कोई फ्रूट खा लिया, या तो आपका जो ब्रेकफास्ट है रूटीन, हर घर का अलग अलग ब्रेकफास्ट रहता है, तो वह जो रूटीन आपके हैबिट्स है वह हिसाब से आप ब्रेकफास्ट करो। वापस 1-1.5 घंटे के बाद एक आधा फ्रूट ले लो। वापस 1-1.5 घंटे के बाद आप जैसे रोटी सब्जी दाल राइस बन गया है तो रोटी सब्जी ले लो। वापस 2 घंटे के बाद आप दाल राइस ले सकते हो। सो ऑन एन एवरेज आप 2-2 घंटे का इंटरवल रखो और स्मॉल क्वांटिटी में खाना है। जैसे काफ़ी बार होता है कि अभी मेरे पास ओपीडी में पेशेंट आया था और उन्होंने बताया कि मैम जैसे मैंने डिनर तो मेरे से होता ही नहीं है। सो जस्ट मैंने क्वेश्चन पूछा उनको कि आपने कल रात को डिनर में क्या खाया था। सो उन्होंने बोला कि 6 या 7 कुछ चिकन समोसा। सो अभी जो चिकन है उसमें प्रोटीन रहता है, इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। और रात के समय पे अगर आप हैवी फूड लेते हो, यानी कि एनी फॉर्म ऑफ लाइक दाल वगैरह है या तो ऐसा नॉन वेजिटेरियन फूड है, तो यह फूड बहुत डिफ़िकल्ट होता है डाइजेस्ट होने के लिए। सो पेशेंट को क्या होता है कि सुबह में जैसे गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, पेट में दर्द होना, वॉमिटिंग होना, नौशिया होना। सो यह सारे प्रॉब्लम्स हो जाती है क्योंकि आपने रात को जो खाना खाया है वह डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वहाँ पे ही है, बहुत हैवी पड़ता है इंटेस्टाइन को वो चीज़ डाइजेस्ट करने में, और उसकी वजह से गैस वगैरह की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। सो 2 चीज़ इम्पॉर्टेंट बताना है कि रात का आपका जो डिनर है उसको लाइट रखिए। जैसे दलिया वगैरह है, दलिया की वेजिटेबल खिचड़ी आप बना सकते हैं, सिंपल सादी खिचड़ी। एंड मिल्क जिसको थोड़ा वार्म करके लीजिए आप, इवन उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल के आप अगर मिल्क लेते हो तो वो बहुत ही आइडियल चीज़ है। और फास्टिंग टाइम जो है आपका उसको कम करना है ताकि आपके नौशिया वॉमिटिंग कम हो सकते हैं। दूसरा, जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि पालक आप बेझिझक ले सकते हो। पालक जो है इट इज़ बेसिकली रिच सोर्स ऑफ आयरन, जैसे उसमें जो भी लोह तत्व बोलते हैं उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। और प्रेगनेंसी में जनरली आफ्टर 3rd मंथ कंप्लीशन आयरन कैल्शियम की टैबलेट्स दिए जाते हैं, तो पालक आप कंप्लीट प्रेगनेंसी में ले सकते हो और पालक की वजह से बच्चे में कोई डिफेक्ट आती नहीं है।
मैम, लोगों को एक और मिथ है जो मैंने बहुत बार आपके कमेंट बॉक्स में देखा है कि केला, जो स्पेशली लोग कहते हैं कि बड़े लोग कहते हैं कि केला नहीं खाना चाहिए, केले से जो एक नॉर्मल डिलीवरी में हम लैंड अप नहीं करते, सीजर हो जाता है, दर्द नहीं आते। मैम, इसके बारे में आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? ग्रेट डॉक्टर शिल्पी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिन्होंने भी पूछा है अपने कमेंट बॉक्स में। केला काफ़ी बार हमने यहाँ पे ओपीडी में भी देखा है कि पेशेंट्स और उनके जो घर में जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको रहता है कि केला जो है वो काफ़ी चिकना होता है, तो उसकी वजह से भी बच्चे को तकलीफ़ होती है, या तो जैसे आपने पूछा है कि नॉर्मल डिलीवरी में दुविधा आ सकती है। यहाँ पे अगेन जैसे अभी पालक के बारे में बताया, वैसे ही बनाना जो है, केला है, उसमें इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड पोटेशियम ऑल्सो। कैल्शियम जो है, जैसे आयरन और कैल्शियम दोनों सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। कैल्शियम बच्चे के लिए तो ज़रूरी है ही, बच्चे की हड्डी वगैरह के डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है, हड्डियाँ मजबूत होने के लिए भी ज़रूरी है। और जैसे ही जो मदर है उनकी डिलीवरी हो जाएगी, उसके बाद वो बच्चे को जो भी फीडिंग करवाते हैं वह समय पे भी माँ के शरीर में से कैल्शियम, लिटरली कैल्शियम की मात्रा कम होने लगती है, क्योंकि मदर का जो कैल्शियम है वही मिल्क में आने वाला है। यह जो आयरन कैल्शियम हम देते हैं, बेसिक जो साइंटिफिक रीज़न है कि आयरन का स्टोरेज क्यों करते हैं, क्योंकि किसी की भी डिलीवरी आइदर नॉर्मल या तो सिजेरियन से होने वाली है। नॉर्मल डिलीवरी में ऑन एन एवरेज 500 to 700 ml ब्लड लॉस होता है, और सिजेरियन डिलीवरी में ऑन एन एवरेज 1000 to 1500 ml का ब्लड लॉस होता है। आयरन टैबलेट्स वगैरह जो है वह सप्लीमेंट्री दिए जाते हैं, ताकि अपने को पता है कि यह स्टोरेज अपना यूज़ होने वाला है। इस वजह से आयरन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। और कैल्शियम जो है वह भी हमें पता है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड स्पेशली आफ्टर डिलीवरी, बच्चे को जब भी माँ फीडिंग देती है 1 साल 1.5 साल तक, तभी यह कैल्शियम यूटिलाइज होने वाला है। आयरन और कैल्शियम देने के पीछे जो रीज़न है, साइंटिफिक रीज़न यह है। काफ़ी पेशेंट ऐसा भी बोलते हैं कि मैम, हमारे जैसे वो मदर इन लॉ वगैरह आते हैं कि हमारे ज़माने में तो ऐसे सब गोलियां वगैरह हम नहीं खाते थे। और आपने देखा होगा कि काफ़ी बार मदर को बहुत ही ड्यूरिंग डिलीवरी ब्लीडिंग हो जाती है। जैसे अपने को रिसेंट एक ये भी पता है कि मदर को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाता है, काफ़ी बार मैटरनल मोर्टेलिटी भी होती है ऐसे केसेस में। तब अपने को रीज़न नहीं पता थे, प्लस इतनी अवेयरनेस नहीं थी। और आजकल जैसे अभी हम YouTube के माध्यम से आपको अवेयर कर रहे हैं, तो यह एक साइंटिफिक रीज़न आप सबको अभी समझ में आना चाहिए। और जब भी आपके गायनेकोलॉजिस्ट आयरन कैल्शियम की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उसको रेगुलर टाइम पे लेना ज़रूरी है। मैम, आजकल लैप्रोस्कोपिक TLH बहुत प्रचलित है। और पहले एब्डोमिनल TLH होता था, मतलब एक वो होता था, लेकिन इसमें क्या अंतर है? लोग ये जानना चाहते हैं कि इसमें डॉक्टर्स अब लैप्रोस्कोपी क्यों प्रेफर करते हैं और एब्डोमिनल क्यों प्रेफर नहीं करते, और उसके आगे क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं है? ये एक व्यूअर का क्वेश्चन है जो बहुत बार 2-3 बार, और ये क्वेश्चन 2-3 लोगों ने रिपीट किया हुआ है। ओके फाइन। अगेन नाइस क्वेश्चन जिन्होंने भी यह क्वेश्चन पूछा है। और मैं बताती हूँ कि पहले जैसे जैसे आप सबको पता है कि साइंस एडवांस होता है, इवन आज हम जो आधुनिक युग में है, टेक्नोलॉजी के ज़माने में है। आप सबको पता है कि जैसे आपका मोबाइल सिंपल सा मोबाइल है, तो इसमें भी आता है कि अपडेट्स, है ना। जैसे जैसे मोबाइल में भी अपडेट्स आते हैं, हर चीज़ में ऐसे अपडेट्स आते हैं, वैसे वैसे पहले के ज़माने में एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी होती थी, यानी कि सिजेरियन के दौरान जो कट लगता है, वैसा ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 9 to 10 सेंटीमीटर का कट लगता था, और उसमें से यह सर्जरी की जाती थी, दैट इज़ यूट्रस रिमूवल सर्जरी। अभी जैसे जैसे मैंने बताया कि मोबाइल में भी अपडेट्स आते हैं, साइंस भी एडवांस होता जाता है, वैसे ही अपने जो साइंटिस्ट वगैरह हैं उन्होंने यह टेक्नोलॉजी इन्वेंट की जिसे हम लैप्रोस्कोपी कहते हैं, यानी कि की होल सर्जरी। की होल सर्जरी यानी कि जो भी पेन जितना साधन रहता है, ऑन एन एवरेज 1.5 to 2 सेंटीमीटर का कट लगता है एब्डोमेन पे, और दूसरे साइड पोर्ट्स लगते हैं, और इतने से पोर्ट में से आपकी जो यूट्रस रिमूवल सर्जरी होती है वह कंप्लीट हो जाती है। और इसके मेन जो बेनिफिट्स है, मैं आपको सिंपल सी बात अगर समझाऊँ कि अगर आपको
कट लगता है और वो 10 सेंटीमीटर का है, कोई भी जख्म है अगर वह 10 सेंटीमीटर का है और दूसरा जो जख्म है वह 2 सेंटीमीटर का है, तो कौन सा जख्म जल्दी हील होगा? कि जो छोटी साइज़ का जख्म है उसमें रिकवरी फास्ट आएगी, उसमें जो हीलिंग प्रोसेस है वह जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर वह 10 सेंटीमीटर का है, बहुत बड़ा कट है, तो उसको हील होने में टाइम लगता है। सो दिस इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ वर्किंग होते हैं, पहले के ज़माने में जॉइंट फैमिली प्रचलित था, अभी न्यूक्लियर फैमिली हो गए हैं। सो ऐसा कोई टाइम नहीं है कि जो फीमेल है उसको हम 4-5 महीना या 6 महीना रेस्ट करवा सकते हैं, या तो उसको 2 महीना कंप्लीट बेड रेस्ट देते हैं। तो यह सब जो है रेस्ट करने की जो बात आती है वह सब लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टोमी में हालांकि बहुत ही कम हो जाता है। जैसे हमारे जो पेशेंट्स हैं विदिन 24 आवर्स हम पेशेंट को डिस्चार्ज भी दे सकते हैं। मॉर्निंग में सर्जरी हुई है, बाय इवनिंग पेशेंट घूमता फिरता और शाम को घर जाने के लिए रेडी हो, ये इस टाइप का सर्जरी हो जाता है। जब भी एब्डोमिनल सर्जरी होती है, एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी नाम की सर्जरी, तो इसमें ऑलमोस्ट 2-3 दिन लगते हैं पेशेंट को मोबिलाइज होने के लिए, क्योंकि स्टिचेस वगैरह है, थोड़ा सा पेन वगैरह रहता है, हैवीनेस लगता है। सो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस इन द रिकवरी फेज। सो लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टोमी में रिकवरी बहुत फास्ट होती है और पेशेंट को ज़्यादा बेड रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैम, लोग इसलिए ही आजकल कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें सर्जरी मस्ट होती है, लेकिन घर में लेडीज़ मेन स्ट्रेंथ होती है, तो लोग उसको अवॉइड करके टाइम वेस्ट हो जाता है। yes. तो आपने बहुत अच्छा बताया कि लैब TLH एक बहुत अच्छा हमारा जरिया है जिससे हम बीमारियां बहुत जल्दी अपनी दूर कर सकते हैं। yes. मैम, एक क्वेश्चन और है कि जैसे आजकल फाइब्रॉइड्स बहुत देखने को मिल रहे हैं कि मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं। अगर पेशेंट में मल्टीपल फाइब्रॉइड्स यूट्रस में है और कोई लक्षण नहीं है, तो क्या हमें ऑपरेशन कराना ज़रूरी है? और कौन से फाइब्रॉइड्स में हमें ऑपरेशन मस्ट है? यस, इट इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स रिपोर्ट्स लेके आते हैं, या तो हमारा जो ऑनलाइन कंसल्टेशन है उसमें भी काफ़ी सारे रिपोर्ट्स भेजते हैं कि मैम इस केस में सर्जरी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो हमारा फाइब्रॉइड्स के ऊपर भी जो एक स्पेशल वीडियो बनाया है वह भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से फाइब्रॉइड में सर्जरी की आवश्यकता होती है। सो पहले तो मेडिकल फील्ड में हम जो पेशेंट को हिस्ट्री पूछते हैं कि पेशेंट को क्या तकलीफ़ है। जैसे आप सबको पता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम 10 पेशेंट का सोनोग्राफी करवाते हैं, तो इसमें से ऑलमोस्ट 40-50% पेशेंट को किडनी में स्टोन आएगा सोनोग्राफी के रिपोर्ट में, लेकिन पेशेंट को कोई भी सिम्टम्स नहीं है, यानी कि पेशेंट को कोई भी तकलीफ़ नहीं है। अगर पेशेंट को तकलीफ़ नहीं है तो वह जो भी किडनी स्टोन है उसको भी हमें ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। सेम हिसाब से अगर किसी महिला का सोनोग्राफी होता है और उसमें आता है कि 3 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है या 5 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है, लेकिन वह महिला को कोई भी सिम्टम्स नहीं है, यानी कि हम इसे बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक फाइब्रॉइड्स। एसिम्प्टोमेटिक फाइब्रॉइड्स डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। लेकिन यदि यह जो फाइब्रॉइड है उसमें कोई चेंजेस हो रहे हैं, जैसे डीजनरेटिव चेंजेस है, कैल्सिफिकेशन हो रहा है, या जो भी रेड डीजनरेशन जो हम बहुत ही कॉमन देखते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सो ऐसे कोई प्रॉब्लम है तो हमें फाइब्रॉइड रिमूव करनी चाहिए। या तो फाइब्रॉइड की वजह से महिला को बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, कंटिन्यूअस लोअर एब्डोमेन में पेन ऑन एंड ऑफ रहता है, सो ऐसे जो फाइब्रॉइड्स होते हैं उसको रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है। इवन बीइंग अ इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, अगर कभी कभी हम देखते हैं कि यूट्रस का जो अंदर का लेयर है इसके अंदर अगर फाइब्रॉइड है, जिसे हम सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड कहते हैं, सो यह जो सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड है और पेशेंट को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, तो यह फाइब्रॉइड रिमूव करना 100% ज़रूरी बन जाता है। सो नॉट ऑल द फाइब्रॉइड्स रिक्वायर ट्रीटमेंट, स्पेशली एसिम्प्टोमेटिक फाइब्रॉइड्स को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। मैम, बहुत अच्छा बताया, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि प्रेगनेंसी में हम कंसीव कर सकते हैं, फाइब्रॉइड्स में नहीं, एबॉर्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और क्या ऑपरेशन कराना चाहिए। मैम, एक व्यूअर ने और बोला है कि हिस्टेरेक्टोमी करने के बाद हमें क्या केयर लेनी चाहिए। लेकिन जैसे बहुत सारे लोग करा लेते हैं, लेकिन उसमें झुकने का तरीका, बैठने का तरीका, मैम लोग अब ऑपरेशन कराने के बाद ये चाहते हैं
कि वो होम अपनी जो नॉर्मल एक बेसिक वो एक्टिविटीज़ वो कर सकें, तो क्या हम ये सब कर सकते हैं और कितने टाइम में कर सकते हैं? यस। सो अगर आपका लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी हुआ है तो जो परहेज़ आपको रखनी है, मेरे काफ़ी सारे वीडियोस में और अपने कमेंट बॉक्स में भी इस सवाल का मैंने जवाब ऑलरेडी दिया हुआ है, और आज वापस ये क्वेश्चन आया है तो बता देती हूँ कि आपको 6 हफ्ते तक परहेज़ रखनी होती है। कंप्लीट बेड रेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। जो आपको ध्यान रखना है कि जैसे ज़मीन पे नीचे आपको नहीं बैठना है, आपको कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करना है, सर्दी ज़ुकाम वगैरह अवॉइड करना है, और इम्पॉर्टेंट जो रहता है कि ज़्यादा हैवी वेट वगैरह नहीं उठाना है, और जो फूड आपका है उसमें हेल्दी फूड हैबिट्स आपको फॉलो करनी है। वाटर इनटेक अच्छा रखना है, और आपका जो रूटीन है जैसे आप खाना बनाना वगैरह है वह काम ऑलमोस्ट आफ्टर 7 डेज़ आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपका जो ट्रैवलिंग वगैरह जो है, लॉन्ग रूट ट्रैवलिंग वगैरह, वह आपको 6 हफ्ते तक अवॉइड करना है। छोटा छोटा ट्रैवलिंग है वो आप 7 डेज़ के बाद स्टार्ट कर सकते हो। और इम्पॉर्टेंट जो मेन परहेज़ रखना है कि पेड़ों के भाग में प्रेशर नहीं आना चाहिए। जो इम्पॉर्टेंट मैंने बताया कि खांसी वगैरह है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह है, यह अवॉइड करना है। इवन इंटरकोर्स भी 6 हफ्ते तक अवॉइड करना है। यदि आप इतने प्रिकॉशंस लेते हो तो ज़्यादातर कोई प्रॉब्लम आने के चांसेस नहीं रहते हैं। और इम्पॉर्टेंट एक बात बताना है कि काफ़ी बार पेशेंट को ना 7-10 दिन के बाद अगर स्पॉटिंग होती है हिस्टेरेक्टमी के बाद, तो पेशेंट एकदम घबरा जाते हैं कि मैम मेरा तो हिस्टेरेक्टमी हो गया है और अभी कैसे मुझे ब्लीडिंग हो रही है। दिस इज़ वेरी कॉमन, क्योंकि आपको अंदर के भाग में जो स्टिचेस लिए हैं उसको हील होने के लिए 6 हफ्ते लगते हैं। तो इन बिटवीन आपको 6 हफ्ते तक ब्लीडिंग, स्पॉटिंग थोड़ी हो सकती है। लेकिन यदि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, क्लॉट्स वगैरह के साथ ब्लीडिंग होती है, तो इमीडिएटली आपके जो भी नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट है उनका संपर्क करना है। ओके, थैंक यू मैम। मैम, एक पेशेंट है, वो हिस्टेरेक्टॉमी के बारे में एक और क्वेश्चन, अभी आपने बोला इंटरकोर्स नहीं करना है, तो कुछ ये क्वेश्चन है कि करने के बाद उनको जलन और पेन बहुत होता है, तो क्या ये हिस्टेरेक्टॉमी का कोई कॉम्प्लिकेशन है या उनको कुछ नेचुरल ऐसा प्रॉब्लम आया है, क्योंकि ये प्रॉब्लम उनको हिस्टेरेक्टॉमी होने के बाद से आया है? यस। तो हिस्टेरेक्टमी में इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि नॉर्मली हम जब हिस्टेरेक्टमी करते हैं तो यूट्रस, सर्विक्स और फेलोपियन ट्यूब्स रिमूव करते हैं। लेकिन यदि आपका कोई ओवेरियन रीज़न है या तो आपके दोनों ओवरीज रिमूव करने की ज़रूरत पड़ी होगी, यह एक रीज़न हो सकता है कि इन केस ऑपरेशन के दौरान अगर दोनों बाजू के ओवरीज रिमूव किए गए हैं तो आपको सर्जिकल मेनोपॉज आ जाता है। और सर्जिकल मेनोपॉज यानी कि सडनली ही आपके ओवरीज नहीं है तो आपके बॉडी में जो ईस्ट्रोजन नाम के जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं उसका लेवल कम हो जाता है, या ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज अगर ओवरीज नहीं है तो बहुत ही कम रहता है उसके लेवल। और इसकी वजह से आपको वजाइनल ड्राइनेस की इश्यू आ सकती है, और इंटरकोर्स के बाद या इंटरकोर्स के दौरान बर्निंग सेंसेशन भी फील हो सकते हैं। लेकिन यदि आपके ओवरीज प्रेजेंट है और आपको ऐसी सब समस्या हो रही है तो शायद कहीं ना कहीं थोड़े साइकोलॉजिकली आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। दिस कुड ऑल्सो बी द रीज़न फॉर वजाइनल ड्राइनेस। ओके मैम। मैम, नेपाल से रुबीना ठापा का एक सवाल है कि मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, प्राइमरी इनफर्टिलिटी का पेशेंट है, बट मेरे हस्बैंड में स्पर्म के जो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी है वो जस्ट 28% है, तो ये इज़ इट ओके टू कंसीव या ये कम है मोटिलिटी काउंट? यस। प्रोग्रेसिव मोटिलिटी जो होती है, जो WHO क्राइटेरिया है उसमें प्रोग्रेसिव मोटिलिटी शुड बी मोर देन 32%। लेकिन आपने जो क्वेश्चन पूछा है और रिपोर्ट भेजी है उसमें 28% है। दिस इज़ नॉट अ बैड मोटिलिटी। 28% में भी आप कंसीव कर सकते हो। यह जो रिपोर्ट है उसे हम एवरेज बोलेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि प्रोग्रेसिव मोटिलिटी 28% में आपको कोई तकलीफ़ आ सकती है। ओके मैम, पेशेंट को रिकरेंट वेजाइनल इचिंग और डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है और बहुत सारे डॉक्टर्स को उन्होंने कंसल्ट किया, सब ने बहुत मेडिसिन्स दी हैं, लेकिन पेशेंट को वापस कोई रिजल्ट नहीं आया है, तो ऐसे केसेस में मैम क्या करना चाहिए? पेशेंट ये पूछ रहा है। वजाइनल इचिंग एंड वजाइनल डिस्चार्ज, और बार बार अगर आपको यह समस्या हो रही है, यानी कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी पावर जो है, आपकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वह वीक है या तो कम है,
क्योंकि काफ़ी बार आपने सुना होगा, जैसे हम गुजराती में काफ़ी पेशेंट वजाइनल डिस्चार्ज को बोलते हैं कि नबड़ाई જાય છે। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नबड़ाई? नबड़ाई यानी वीकनेस, ठीक है। सो वीकनेस कभी आती है बॉडी में जब भी आपकी इम्यूनिटी पावर कम है। सो अगर आपको बार बार ऐसी समस्या हो रही है, यानी कि आपके बॉडी में शायद विटामिन डेफिशिएंसीज हो सकती है, विटामिन B12, D3, इवन लोह तत्व जो फेरेटिन हम बोलते हैं, हीमोग्लोबिन लेवल अगर आपका कम है यानी कि अनीमिया है, या तो काफ़ी बार हमने देखा है मोस्ट कॉमन अपने जो इंडियन सिनारियो में हम देखते हैं कि जो फीमेल्स में डायबिटीज़ या तो थायराइड, डायबिटीज़ जो है अगर आपका शुगर कंट्रोल में नहीं है या तो आप प्री डायबिटिक फेज़ में हो तो भी आपको बार बार वजाइनल इन्फेक्शन की समस्या फेस करनी पड़ सकती है। मैम आजकल छोटी गर्ल्स में प्यूबर्टी वाली एज में भी लोगों को, बच्चों को ये डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आने लगी है। तो मैम थोड़ा सा आप इन शॉर्ट ब्रीफ करके बताएंगे कि बच्चों को आजकल जंक फूड्स खाते हैं, तो पीरियड्स में बेसिकली जंक फूड्स का क्या असर आया है? कि मैं पहले बच्चों का पीरियड्स लेट आता था, अब जल्दी आ रहे हैं, तो जो मदर्स हैं वो वरिड हैं कि बहुत अर्ली एज में पीरियड आने लगा है। तो जंक फूड्स का क्या असर आया मैम गर्ल्स पर? अभी जैसा हम देख रहे हैं कि कोविड का जो फेज़ था 2 साल का, उसके बाद हम जो पेशेंट्स देख रहे हैं, जो टीनेजर गर्ल्स है स्पेशली लाइक 16, 17 और ये 20 के बीच के जो फेज़ में जो गर्ल्स हैं, उनके मदर्स आते हैं उनको लेकर कि मैम पीरियड्स की प्रॉब्लम, पीरियड्स इरेगुलर हो गए हैं। इवन जैसे कल ही मैंने 5-6 पेशेंट्स देखे कि फेस पे हेयर ग्रोथ वगैरह बढ़ गया है, पिंपल्स बढ़ गए हैं, और वेट तो जैसे 9th और 10th स्टैंडर्ड की जो लड़कियां हैं उनकी वेट 93, 95, 100 तक पहुंच रही है। सो दिस इज़ अ हाई अलर्ट फॉर ऑल ऑफ अस, लाइक अपनी सोसाइटी में सबके लिए यह एक अलर्ट जैसा है, रेड अलार्मिंग साइन जैसा है कि अपने जो बच्चे हैं उनको हमें हेल्दी फूड के बारे में अवेयर करना है, उनको समझाना है। अगर आपको लगता है कि आपसे वो नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हमारे जो वीडियोस हैं वह भी उनको शेयर कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं। आपको लगता है कि आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना है तो वह भी आप अपना बुक करवा सकते हैं अपने बच्चों को, जस्ट टू मेक देम अवेयर कि यह चीज़ आपकी बॉडी के लिए तंदुरुस्त है, हेल्दी है, और यह चीज़ आपकी बॉडी के लिए तंदुरुस्त नहीं है। अगर उनको यह समझ में आ गया तो लाइफ लॉन्ग उनकी जो लाइफ है वो बहुत ही स्मूथ गोइंग हो जाएगी, क्योंकि मेजॉरिटी जो पीरियड्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है वो बिकॉज ऑफ ओवरवेट आ रही है। ओवरवेट, ओबेसिटी। ओवरवेट और ओबेसिटी क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग क्यों हो रहा है? बिकॉज गैजेट्स वगैरह ईजीली अवेलेबल हो गए हैं, और दूसरा है कि फूड, जैसे पहले घर में खाना मदर जो है वो फूड बनाती थी, प्रिपेयर करती थी और बच्चे वही फूड खाते थे। लेकिन आजकल जो जंक फूड है बहुत इजी एक्सेस हो गया है, इजीली अवेलेबल हो गया है। सो बिकॉज कि जंक फूड जो है उसमें मैदा और सॉल्ट जो रहेगा, सॉल्ट का प्रमाण बहुत ज़्यादा होता है, गरम मसाला वगैरह ज़्यादा होता है, तो आपके बॉडी में कहीं ना कहीं एसिडिटी के इश्यूज़ हैं, और मैदा जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है डाइजेस्ट होने के लिए। सो जो टमी का पोर्शन है आपका, वहाँ पे फैट डिपोजिशन और वह बढ़ जाता है। सो इनडायरेक्टली ओबेसिटी, और ओबेसिटी इज़ द कल्प्रिट। उसी की वजह से आपके बॉडी में मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस के इश्यूज़ आने लगते हैं। और मोस्ट कॉमन इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ यानी कि PCOD। एंड PCOD जैसे अभी 10 में से 9 लड़कियों को हम देख रहे हैं कि PCOD। काफ़ी बार वो लोग बोलते हैं कि मैम 4 साल पहले तो नहीं था, 4 साल पहले तो पीरियड्स रेगुलर थे। लेकिन आपको खुद को क्वेश्चन ये पूछना है कि ये 4 साल में आपका वेट गेन कितना हुआ। सो काफ़ी बार हम देखते हैं कि मैम ये 4 साल में तो 12 से 15 किलो वेट गेन हो गया। सो यह जो वेट गेन है दैट इज़ द रीज़न फॉर योर हार्मोनल इम्बैलेंस। सो जो भी टीनेजर गर्ल्स हैं या तो टीनेजर गर्ल्स के मदर्स हैं जो यह वीडियो देख रहे हैं, उनको मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आपके बच्चे को यह समझाओ कि यह चीज़ आपके लिए हेल्दी है, यह चीज़ आपके लिए हेल्दी नहीं है। और स्पेशली शुगर जो है, हाई शुगर जो इनटेक है, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है या तो स्वीट ये बेकरी प्रोडक्ट्स वगैरह, केक हैं या जो भी ब्राउनी वगैरह, जो
इस सब में बहुत ज़्यादा शुगर पड़ता है। सो अगर वाइट शुगर आप अवॉइड करेंगे, हाई प्रोटीन डाइट लेंगे, जो मैं 5 मंत्र हमेशा मेरे जो लेक्चर्स है उसमें मैं बताती हूँ कि आप अगर हाई प्रोटीन डाइट लेंगे, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, वाटर इनटेक अच्छा रखेंगे, आप ऑलमोस्ट 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर इनटेक, नींद, जैसे कल मेरे पास पेशेंट आया था, वो जो लड़की है 11th स्टैंडर्ड में है और उसका रात को वो सोती है ऑलमोस्ट 3-4 बजे और उसका मॉर्निंग होता है दोपहर को 1 बजे। सो मैं आपको जस्ट बताना चाहती हूँ कि अपने जो बुज़ुर्ग लोग थे वो लोग इवनिंग उनका जो डिनर है वो ऑलमोस्ट 6 या 7 बजे डिनर हो जाता था और रात को 8, साढ़े 8, मैक्सिमम बाय 9 o'clock वो सो जाते थे एंड अर्ली टू राइज, यानी कि 4-5 बजे उनकी सुबह हो जाती थी। सो दैट इज़ द आइडियल सिनारियो, है ना। सो अगर अपने बच्चों को भी हम ये सिखाएंगे कि आप सुबह में जल्दी उठने का रखो, तो आपको जो दिन है उसमें आप काफ़ी सारे अपने काम कर सकते हैं। आप हाफ एन आवर डेली एक्सरसाइज के लिए रखिए। सो इस वजह से आपका मेन जो है, जो की पॉइंट मुझे आपको जो देना है, दैट इज़ अ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आप अपनी लाइफ का जो रूटीन है उसमें यह चेंजेस लाएंगे तो आपको अवश्य रिजल्ट मिलेगा। आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, इवन वेट लॉस आपको करना है तो उसमें भी बहुत ही इजीली आपसे वेट लॉस भी हो सकता है। मैम एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ कि जो एम्ब्रायो ट्रांसफ़र होता है उसके बाद जो डाइट के लिए स्पेशली कुछ अलग से लेना पड़ता है या नॉर्मल जो डाइट चलती है वो चलेगी? यस, सो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आपको क्या डाइट लेना है उसके ऊपर भी हमारा एक वीडियो है, वो आप विस्तारित रूप से देख सकते हैं। और बेसिक मैं आपको बता देती हूँ कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आपको जो डाइट लेना है वो हाई प्रोटीन डाइट लेना है और आपका जो वाटर इनटेक है हाई फाइबर डाइट लेना है और वाटर इनटेक अच्छा रखना है। सो अल्टीमेटली जैसे मैंने अभी PCOD में बताया कि आपका डाइट कैसा होना चाहिए, सो जो हेल्दी फूड हैबिट्स है ना वो आपको हर जगह पे काम लगेगी। जैसे चाहे टीनेजर गर्ल है, उसको जो पीरियड्स के प्रॉब्लम है, पीरियड्स इरेगुलर है, वेट लॉस करना है, उसमें भी यूज़फुल हो जाएगा। जो कोई मदर है, जैसे आपको कंसीव करना है, जो कोई महिला है उसको कंसीव करने में तकलीफ़ आ रही है तो वो भी अगर हेल्दी फूड हैबिट्स फॉलो करेंगे तो कंसीव करने में भी इजी हो जाएगा। अगर आप प्रेग्नेंट हो और आपको चाहिए कि मेरे बच्चे का वज़न अच्छा आए, मेरे बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से हो, तो वहाँ पे भी यह जो मैंने रूल बताया है 5 मंत्रास वो आपको काम लगेंगे। अगर आपका मीनोपॉज का फेज़ नज़दीक आ रहा है और आपको चाहिए कि मेरा मीनोपॉज का फेज़ स्मूथली आगे चला जाए, या तो यह जो समय है उसमें मुझे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं फेस करनी पड़े, तभी भी आपकी हेल्दी फूड हैबिट्स है वह हमेशा आपको फॉलो करनी है लाइफ लॉन्ग, ताकि आपको कोई भी फीमेल हेल्थ रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है वह कम मात्रा में आएंगे। या तो जो मैं बोलती हूँ कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर, तो अगर आपको चाहिए कि हमारी लाइफ में डिज़ीज़ ना आए या तो हम डिज़ीज़ आने को प्रिवेंट कर सके, तो आपको हेल्दी फूड हैबिट्स फॉलो करना आज से ही शुरू करना चाहिए। थैंक यू मैम, आपने बहुत इम्पॉर्टेंट बातों का जवाब दिया और आपने हमारे व्यूअर्स को इतना टाइम दिया। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चंस को के आंसर्स जानने के लिए आप हमारा सवाल तमारा हर बुधवार रात 8 बजे देखते रहें। थैंक यू।